हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं बिहार स्पेशल जीके। ठीक है, बिहार से आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे, लेकिन कुछ और बचे हुए हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं, मोहम्मद सादिक कहाँ के यात्री था? ओमान, ईरान, बगदाद। और चौथा पाँचवा ऑप्शन वेल नोन है, इसीलिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद सादिक कहाँ के यात्री था? तो ये जो था ईरान का था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए, ईरान का था। मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री था जो अपने पिता के साथ पटना आया और लगभग 4 वर्ष तक यहाँ रहा। इसके पिता को 1619 ईस्वी में पटना के दीवाने खालिस नियुक्त किया गया था। उसने पटना की सुंदरता और इसके गौरव का वर्णन किया है, साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों की भी चर्चा की है। उसके वृत्तांत का क्या नाम है? सुबह ए सादिक। ठीक है। पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर। और डी और ई ऑप्शन वेल नोन है। तो पीटर मुंडी जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पीटर मुंडी ये अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत में था। वह यहाँ 1628 से 34 तक रहा। 1632 ईस्वी में वो पटना आया क्योंकि उस समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसने विशेषकर नगरवासियों सामंतों के बारे में लिखा। उसने एक विशेष प्रकार की कश्तियों मयूरपंखी का वर्णन किया है तथा सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय और जन कल्याण संबंधी उपायों की भी चर्चा की है। उसके अनुसार पटना उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था जहां बड़ी संख्या में मंगोल, ईरानी और आर्मीनियाई व्यापारी बसे हुए थे। मैनरिक कहाँ के यात्री था? इंग्लैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड। तो मैनरिक कहाँ के यात्री था? मैनरिक ये हॉलैंड का होना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो मैनरिक हॉलैंड का यात्री 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग 1612 ईस्वी में पटना आया था। उसके अनुसार पटना की जनसंख्या 2 लाख थी, जहां भव्य इमारतें, मस्जिदें और सराएं थी। यहाँ लोग खुशहाल थे। पटना व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ लाखों रुपयों के सराफा कारोबार संपन्न होते थे। यहाँ पटना में अत्यंत सुंदर सूती वस्त्र उत्पादित होते थे जिनका ईरान और मध्य एशिया में निर्यात होता था। मनुची या मनुकी यात्री कहाँ का था? जापान, जर्मनी, इटली। डी और ई ऑप्शन। तो मनुची या मनुकी जो था ये हो जाएगा आंसर इटली का, ऑप्शन सी। ठीक है, मनुची या मनुकी नामक यह इटालियन यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वह 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया तथा उस काल के बिहार का वर्णन प्रस्तुत करता है। तैबर्निए कहाँ के यात्री था? रूस, फ्रांस, जर्मनी। डी और ई ऑप्शन। तो तैबर्निए ये था फ्रांस का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो तैबर्निए देखते हैं, जॉन टैबर्नियर या तैबर्निए जो एक फ्रांसीसी यात्री था, 1665 से 66 ईस्वी में पटना आया था। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार तथा पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार की भी चर्चा करता है। उसकी भेंट यहाँ आर्मीनियाई व्यापारियों से भी हुई। उसके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम और त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों से भी होता था। अब है जॉन मार्शल कहाँ का यात्री था? इंग्लैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल। तो जॉन मार्शल जो था ये इंग्लैंड का होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। जॉन मार्शल यानी अंग्रेजी यात्री मार्शल जो चिकित्सक क्या 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया। अच्छा, या नहीं है, था है। ठीक है, चिकित्सक था, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया था। उसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन, यहाँ के चिकित्सकों, संगीतज्ञों, फकीरों तथा दरवेशों की चर्चा की है। उस समय 1670-71 में यहाँ भीषण अकाल पड़ा था। उसके अनुसार अनाज बहुत महंगे थे तथा इस अकाल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.15 लाख लोग मारे गए थे। मुला बहवानी कहाँ के यात्री था? ईरान, इराक, बगदाद। ऑप्शन डी और ए। तो मुला बहवानी कहाँ के यात्री था? ये था ईरान का, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुल्ला बहवानी वह एक ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं शताब्दी में बिहार आया। उसने मुर्शिदाबाद के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा की और इन नगरों के सभी पहलुओं का वर्णन किया। बहवानी ने कई बार बिहार की यात्रा की और बाद में वह पटना में ही बस गए।
उसने पटना को जमीतुल हिंद, भारत का स्वर्ग कहा। वह पटना के नवनिर्माण और अजीमाबाद नामकरण का भी उल्लेख करता है, जो राजकुमार अजीम द्वारा किया गया था। उसने पटना के सैफ खां के मदरसे की चर्चा ईरान में सुनी थी। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम मिरीतुल अहवाल है। अब बिशप फीवर के बारे में देख लेते हैं। यह अंग्रेज पादरी था जो 1824 ईस्वी में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार पहुंचा था। नदी से गुजरते हुए उसने पटना के मनोरम दृश्य का अवलोकन और वर्णन किया है। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? शक्रादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल। और चौथा पांचवा ऑप्शन, तो यहाँ पे ध्यान देना ऑप्शन डी होगा, क्योंकि शक्रादित्य और कुमारगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति के रूप में पहचान किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। हिंद संघ के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शक्रादित्य, जिसकी पहचान कुमारगुप्त प्रथम, जिसका कार्यकाल है 415 से 454 ईस्वी के रूप में की गई है, ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए की थी। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री हेनसांग एवं इति सिंह के विवरण, कनौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख हैं। कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने भी वहाँ एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। आगे चलकर सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो गया था। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका के छात्राओं का प्रवेश लेते थे। इस विद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोधि, रत्नसागर, रत्नरंजक नामक 3 भवनों में धर्म गज नामक विशाल पुस्तकालय अवस्थित था। 9 मंजिला पुस्तकालय भवन एक दर्शनीय स्थापत्य कृतियाँ थी। शिलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति रहे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, परभामित्र, जिनमित्र, दिग्नाग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकृति आदि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम मतलब गांव दान में स्वरूप दिए थे। जावा एवं सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देवा ने वहाँ एक मठ बनवाया था तथा उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पालवंशी शासक देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव तथा आर्थिक सहायता दी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मतलब कि प्रारंभिक मध्यकाल में, नालंदा विश्वविद्यालय विनष्ट हो गया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, ये होगा, गोपाल ने किया था। ठीक है, तो औदंतपुरी वर्तमान बिहार नामक नगर अथवा बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था। महारक्षित, चंद्रकृति, धर्मरक्षित एवं शीलरक्षित औदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। इसके समृद्धि काल में यहाँ 1000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थियों में आत्सा दीपंकर श्रीमान था, जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यहाँ बुद्ध द्वारा आविष्कृत भौच की लिपि प्रचलित थी। 13वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया 10 क्वेश्चन बिहार से। तो संडे को मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। ठीक है।